हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7th। जो हमारा चैप्टर है वो है दिल्ली के सुल्तान। हम इसमें पढ़ेंगे कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। उसके बाद देखेंगे कि हम पहल तोमर राजपूतों के काल पर हम दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहान ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों पर फैला था। जिस इलाके में को हम आज दिल्ली के नाम जाने जाते हैं, वहाँ सुल्तानों का अनेक नगर बसाए। हम दिल्ली एकूना सीरी और जहाँपनाह को पहचानेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, इस पर हम बात करेंगे। अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य कला के माध्यम से हमें काफ़ी सूचना मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण है इतिहास, तारीख और जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। गांव में शायद कभी रहते हों, अक्सर हम इतिहास के लिए एक ढेर सारे इकराम पाने वाले के आशा लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित थे। समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे और उनके विचारों में बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन हटाने की कोशिशों में प्रसन्न नहीं थे, शासन करने प्रसन्न नहीं थे, और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। तेरहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से पूरे शायद कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनके दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका कंट्रोल नहीं के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि व्यापार पर कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का कंट्रोल बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे और बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कामजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से ही किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इनका संस्थापक गयासुद्दीन बलबुल के शासनकाल में हुआ, इसका खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों को गंगा यमुना के दोआब में उन जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रह के चरवाहों पर पर्यावास से उनको खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति खातिर नए किले गैरसन शहर को शहर बनाए रखा। हम पढ़ेंगे जो दूसरा जो स्वतंत्र बाहरी सीमा हुआ अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए थे, और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पहुँचे। इन अभियानों में सुल्तान की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र में उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसके शत्रु सेनाओं को परास्त किया और शहर पर कब्जा कर लिया, और वह सूबेदार प्रशासक मुकदमे फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल किया करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और काफ़ी प्रभावशाली था।
खिलजी और तुगलक वंश के अंतिम प्रशासन और सैमकन नज़दीक से एक उभर दिल्ली सुल्तान जैसे विशाल राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार प्रशासन को और ज़रूरत थी। जमींदारों के स्थान पर वे अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्यों के कुछ हिस्से ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर डिपेंड रहते थे, इसलिए सुल्तान का विश्वास उन पर निर्भर हो सकते थे। खिलजी तथा तुगलक शासन बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित पर भी निम्न प्रकार के उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं थे। नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी भी शासन के सिंहासन पर बैठने प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का ही मिला था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उस पदों पर बैठने के लिए दिल्ली की सुल्तानों की आलोचना भी कम की। पहले वाले उसके बाद देखेंगे जब दिल्ली के सुल्तान शहरों में दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। इसमें हम देखेंगे कि 3 तरह के कर थे उस समय। ये तो कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर और घरों पर। उस समय 3 प्रकार कर थे जो उस समय लगाए जाते थे। कृषि पर जो कर था उसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का 50% लिया जाता था, और उसके बाद था मवेशियों पर और घरों पर। यह याद रखना आवश्यक होगा कि उपमहाद्वीप को काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का कंट्रोल कठिन था। दक्षिणी भारत की विजय के बाद वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था, और यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र जिन्हें पैठने में सुल्तान की सेना असक्षम थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही हो पाता था। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांस आक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इसी मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। और दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इन तमाम असफलताओं की गिनती को कम करने में हम कभी भी भूल जाते हैं। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई गई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। बट हम कल पढ़ेंगे 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत पढ़ेंगे। उसके बाद 3 श्रेणियाँ हैं, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध पढ़ेंगे। बाकी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बाकी पढ़ने के बाद हम फिर आगे हम और डिस्कस करते रहेंगे। जो समस्या होती है आप में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आराम से। तो कॉमर्स है। आपका तो
बंद ही होगा अभी भी। हाँ कोई नहीं जाता, बिल्कुल ही बंद है। सब फेस्टिवल स्टाफ जाता है, कोई कह रहा नहीं, बच्चे नहीं जा पाते, बच्चे नहीं बुलाते हम। जैसे यहाँ आते ऐसे नहीं आते।